अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। क्लास हमारा प्रीवियस चैप्टर जो था वो एंड हो चुका था। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या चीज़ है? ग्रेविटेशन ये ड्राइव कहाँ से हुआ आया? ग्रेविटी से। ठीक है, ग्रेविटी वर्ड जो है हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी असल में क्या चीज़ होती है? हमने देखा कि जो यूनिवर्स में हर चीज़ यानी अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। ग्रेविटी या कशिश शकल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी है कि स्टडी ऑफ ग्रेविटी हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंट्रल थीम इन फिज़िक्स फ्रॉम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा कि यानी ये इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल बताई हुई। स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन है कि पिछले कई अरसे से जो है वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू मुख्तलिफ ये जो आ जाते हैं, ये यूनिवर्स की को स्टडी किया हुआ है कि हर चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब आगे हमारा असल टॉपिक जो आ जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी आ जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है? ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल, इनका आपस में लिंक। तो इस सारे को हम विद हेडिंग जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ से देखते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक। एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। तो पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं, ये कब जो है वो प्रूफ किया गया था, उसकी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, हर एक चीज़ जो है वो हेडिंग से बताएगी। 1886 में न्यूटन ने एक्सप्रेस किया था कि इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो बॉडीज़ के दरमियान यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज़ को लेके उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, अट्रैक्शन या जो रिपल्शन है, उस पर ये लॉ अप्लाई किया था, जिसको उन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नाम दे दिया। और ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द यूनिवर्स every body attract every other body with a force of which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी कोई भी दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ ली हुई हैं, उनके दरमियान जो फोर्स आ जाती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने अट्रैक्शन फोर्स दी हुई। ठीक है, उन दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। किस तरह से? कौन सी फ़ोर्स के साथ? यानी यहाँ पे उस फोर्स को डिस्कस किया हुआ है। असल में हमारा काम क्या है? ये फोर्स, यानी दो बॉडीज़ के दरमियान किस फोर्स के दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के। ठीक है, उन दोनों बॉडीज़ के जो मास हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो फोर्स। यानी उनका मास इतना ज़्यादा होगा, वो फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। और वही फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? उनके दरमियान के डिस्टेंस की, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो मैथमेटिकली ये कुछ यूँ बन जाता है। इसको हम प्रूव करते हैं F=GM1m2/r²। तो रिप्रेजेंट इसको FG से करते हैं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या ले लेते हैं? हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक आ जाती है, ये एक ए बी दो बॉडीज़ आ जाती है। ठीक है, इसका मास ये M1 है और ये M2 आ जाता है, इनके दरमियान ये फोर्स है। तो इसमें हम किस तरह से प्रूफ करेंगे? अच्छा, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस आ जाता है उसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M1 M2। इनका जो मास है, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वो फोर्स। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह कह रहे हैं F इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r²। और वही फोर्स जो है वो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उनके उसका स्क्वायर ले लेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। यानी जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना मास कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। और जितना मास ज़्यादा होगा, जितना दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M1 M2/r² आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटाएंगे तो वहाँ पे इज़ इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है। ठीक है, कांस्टेंट M1 M2/r² आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट क्या, हम यहाँ पे कांस्टेंट किस चीज़ को ले रहे हैं? हमारे पास जो
कांस्टेंट आ रहा है वो क्या है, जी। ठीक है, ये जी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। F इज़ इक्वल टू GM1 M2/r², और ये ला जो है यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आगे है बताया हुआ है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने जी को लिया हुआ है, और ये जो यानी प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ये 6 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू आगे न्यूमेरिकल्स में भी आएगी, और आगे जो मुख्तलिफ हमने प्रूफ करनी होंगी उनमें भी ये इसी तरह से आपने करनी होगी। ठीक है, और जी की यूनिट क्या आ जाती है इन ऐसे ही सिस्टम, वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स यूनिट इज़ गिवन बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। किस तरह से, ये इस फोर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ से जी को अलग निकालेंगे और यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, और यहाँ से जी की वैल्यू कैसे आती है इसका भी प्रूफ आ जाएगा आगे डिटर्मिनेशन ऑफ। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ आ जाती है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को न्यूटन थर्ड लॉ से कंपेयर किया। तो न्यूटन थर्ड लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तो आपने देख लिया कौन सा है, और न्यूटन थर्ड लॉ भी आप जानते हैं कि क्या होता है। दिस लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर अमल का रद्द अमल होता है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक मास m1 और m2 आ जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर वी हैव टू मासेस A एंड B ऑफ मासेस m1 एंड m2। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2 m1 ड्यू इज m12 एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं सिंपली कि ये दो मासेस हैं m1 और m2। ठीक है, एक पे जो फोर्स लग रही है, यानी एक का मास वो किसकी वजह से एक की फोर्स जो है वो दूसरे पे लग रही है, और इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रही है, और इसकी वजह से इस पे m1 की वजह से m2 पे, और m2 की वजह से m1 पे। यानी इनकी फोर्सेस को हम क्या नाम देंगे, जो m1 से m2 पे आ रही है तो उसको वो क्या आ जाएगा, F12 आ जाएगा। जो 2 से 1 की तरफ जो ये फोर्स आ रही है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, m1 की तरफ है, तो ये F21 आ जाएगा। अब F1 इन दोनों में से किसी एक को हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि हैं तो ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनकी इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आ रही है। ठीक है, इन अबव इक्वेशन बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फ्रॉम गिवन फिगर इट इज़ क्लियर दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसके बाद अगर बुक को देखें, आगे ये जो हमने भी देखा। ठीक है, आगे जी की वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद हमारे पास मास ऑफ अर्थ है। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आ जाएगा, ये सारा जो चैप्टर था ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। अभी जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मास ऑफ अर्थ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मीन्स कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसका कोई भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।